शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, सर आप ही फरमाइएगा, अपोजिशन कोई तहरीक बनाना चाह रही है लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो शायद उसका पार्ट इसलिए ना बन सकें कि मामला शुरू ही जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तनकीद का हुआ, मामला जो है वो मौलाना फजल रहमान के बगैर ही किसी सोलो फ्लाइट की जो है जानिब जाता दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको महसूस होता है कि मौलाना फजल रहमान पार्ट बनेंगे उस सारी तहरीक का कि जिसे अपोजिशन खड़ी करना चाहती है, और कोई मुश्किल भी खड़ी हो सकेगी हुकूमत के लिए? देखिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात मुझे नहीं मालूम खड़ी हो सकती है नहीं हो सकती, क्योंकि हुकूमत ने, जो असल हुकूमत है, उन्होंने तो अपनी भरपूर कोशिश कर रखी है तमाम अपोजिशन जमातों को, तमाम नाकदीन को दीवार से लगाने के लिए। और इसी वजह से जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसने कह दिया है कि पाकिस्तान अब एक अथॉरिटेरियन रियासत है और इसमें इसकी जो दर्जाबंदी है जमहूरियत में वो मजीद 6 दर्जे पाकिस्तान नीचे चला गया है। अब जहाँ तक अपोजिशन इत्तेहाद का ताल्लुक है तो मुझे ये लगता है कि मौलाना फजल रहमान पे अब भी एतमाद की कमी है अक्सर जमातों की, अक्सर रहनुमाओं की। कल भी जो अपोजिशन जमातों का इज्तिमा था जिसको बड़े भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश की मकामी ने एक बात बड़ी वाज़ेह की और कहा कि ये वक्त है कि हम सबको अहद करना होगा कि हम आइंदा इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे सवार होके हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे इस्टेब्लिशमेंट के मकासद के लिए। अब वक्त आ गया है। अब ये इतनी सी बात है जिस पे अमल दरामद करना है। तमाम जमातों ने आज तक नहीं कर सके। जब क्रंच आवर आता है, जब इम्तिहान का वक्त आता है तो उसमें सब फिर अपने अपने मफादात के मुताबिक मूव करते हैं। फिर वसीतर जो कौमी मफाद जिसको हम कहते हैं उसकी वो फिर सानवी हैसियत इख्तियार कर जाता है। तो लिहाजा ये सवाल कि मौलाना क्या ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ये भी सानवी हैसियत रखता है, क्योंकि जब तक मौलाना पे एतमाद बहाल नहीं होगा बाकी लोगों का, जब तक बाहमी एतमाद बहाल नहीं होगा उस वक्त तक बहुत मुश्किल होगा इस इत्तेहाद के लिए हुकूमत पे असरअंदाज होना। लेकिन सर जो लोग बाहमी आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस हमने ख़त्म करनी है इस पूरे प्रोसेस के अंदर से, तो वो भी तो मौका मिलते ही ख़त भी लिख देते हैं, रिक्वेस्ट भी डाल देते हैं, अर्जी भी डाल देते हैं। वो देखते हैं कि जैसे ही दूसरा पाँवों से निकले तो हम उन पाँवों की तरफ पड़ जाएं। तो ये तो फिर पूरा सियासी एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के ऊपर एक सवाल है ना, कि उसमें सब चाहते भी इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो मदाखलत है और ये भी चाहते हैं कि दूसरे को ना मिले मुझे मिले। अच्छा, ये बड़े आप भोली बातें आप कर रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम नहीं है कि इस मुल्क में होता क्या है। यानी जो इदारा बराह रास्त हुकूमत के बनाने या गिराने का जिम्मेदार हो, आपने अल्टीमेटली उसी को कहना है कि आपने अल्टीमेटली बात उसी के साथ करनी है। जिस तरह अफगानिस्तान के तालिबान किसी और से बात नहीं करना चाहते थे सिवाय अमेरिका के, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका ही आया था उनकी हुकूमत गिराने के लिए और वही असल इख्तियार का मालिक है, करज़ई या अशरफ गनी नहीं है। तो इस मुल्क में भी यही सूरत हाल है। जो लोग उछल उछल के बातें करते हैं कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट को ख़त क्यों लिख रहे हो, भाई इस्टेब्लिशमेंट ही ने हुकूमत में तब्दीली में और इनको हुकूमत में लाने में और फॉर्म 45 को 47 में तब्दील करने में इनकी भरपूर मदद की थी। बिल्कुल ठीक है। खलीदा फारूक साहब, आप क्या कहती हैं? दो इसमें अब पहलू निकलते हैं। इम्तियाज़ साहब से गुफ्तगू के बाद अब सवाल एक के बजाय दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया है। एक हिस्सा तो जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट मुझे पसंद करे, दूसरे को पसंद ना करे, मेरा महबूब सिर्फ मेरी तरफ देखे, किसी और की तरफ देखना भी जो है वो गुनाह करार पाए, एक ये पॉइंट आता है। और फिर ये अहद भी किया जाए कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई नहीं देखेगा, एक दफ़ा उनसे मदद लेंगे और मदद लेने के बाद आइंदा उनका रास्ता बंद कर देंगे। ये कितना पाकिस्तान में अमली तौर पे मुमकिन हो पाएगा? और फिर मौलाना फजल रहमान, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब तो कहते हैं कि हमें लगता भी नहीं है कि PTI का कोई सड़कों पर आने का इरादा है, और 26वीं आईनी तरमीम की जब मजम्मत हो रही थी तो उन्होंने कहा ये मैं ज़ाती हैसियत में यहाँ पे इस सारी गुफ्तगू का हिस्सा हूँ, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ शायद इस तरीके से नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान फ्यूचर
फिर आगे जो है वो जिस तरीके से ग्रैंड अलायंस वगैरह इसमें उनकी शमूलियत, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट का तस्करा इम्तियाज़ गुल साहब ने किया, आप भी इस बात को इसी तरीके से बाय करती हैं? आपके सवाल का जवाब देने से पहले, और चूंकि आप प्रोग्राम के होस्ट हैं तो आप जो सवाल पुटअप करेंगे मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन सवाल का देने से पहले मैं इंतहाई अफसोस का इजहार करना चाहूँगी और मसम्मत करना चाहूँगी जो आज खैबर पख्तूनख्वा में जामिया अकोड़ा खटक में जो आज दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ, मौलाना हामिदुल हक उसमें जो है शहीद हुए हैं, उनसे मैं दीगर नमाजी भी जो है वो शहीद हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसमें सबसे ज़िम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की सियासी हुकूमत है, क्योंकि इलाके का अमन व अमान बरकरार रखना ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंडक्ट ये देखेंगे कि वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस में एंगेज रहेगी, वो पॉलिटिकल लड़ाइयों में एंगेज रहेगी, झगड़ों में एंगेज रहेगी, उसका फोकस ये रहेगा कि जी पंजाब के साथ कहाँ सींग फंसाने हैं, सिंध के साथ कहाँ सींग फंसाने हैं, खासतौर पर वफाक के साथ लड़ाई किस तरह से करनी है, तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल दिस इज येट अनदर वेकअप कॉल, बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है। हमने कुर्रम और पड़ा चनार के वाक़यात में देखा, अब ये एक और वाक़या है, दहशतगर्दी पाकिस्तान में लौट आई है, वापस आ गई है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें ब्लेम गेम में पढ़ना चाहिए, बट वी ऑल्सो हैव टू कॉल अ स्पेड। जहाँ पर जो जिम्मेदार है हमें वो जिम्मेदारी का तायुन लाजमी करना है। एक तरफ पूरे मुल्क की पॉलिसी, पूरे मुल्क के जो अवाम है वो यक ज़बान है कि जी हमें खारजियों से कोई बात नहीं करनी, अफगान तालिबान हमारे साथी नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वहाँ का जो सियासी टोला है वो आपको अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना के नजर आता है। वो कहता है जी हम अफगान तालिबान के साथ बात करेंगे, हम अफगानिस्तान अपना वफ्द भेजेंगे। तो ये जो माजरत के साथ जो हमारी एक कंफ्यूज्ड कौम होने की पॉलिसी रही है ना, अनफॉर्चुनेटली, और हम जो एक गुड कॉप बैड कॉप, गुड तालिबान बैड तालिबान, इसके एलिमेंट में बहुत अरसे से फंसे रहे हैं, ये कंफ्यूजन आज भी बरकरार है। मुझे समझ नहीं आती कि हमें कितने और लोग शहीद करवाने हैं, कितने और पाकिस्तानी शहीद करवाने हैं, तो हमें समझ आएगी या हमें अक्ल आएगी कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड तालिबान। Everybody who is a terrorist, anybody and everybody who is a terrorist who picks up a gun और लोगों को मारता है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। The law has to take its course. Now coming to your question, आपका जो question का basic crux है, that is about JUI and primarily about मौलाना फजल रहमान। मैं समझती हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान बाकायदा या बाज़ाब्ता तौर पे इस ग्रैंड अलायंस को ज्वाइन ना करें, गालिबन इस वक्त तक मेरा ये तज्जिया है, जिस तरह उन्होंने PDM की सरबराही की थी। लेकिन इस अलायंस के साथ या इस ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ वो साथ में होंगे भी और साथ में नहीं भी होंगे, यानी कि बाज़ाब्ता तौर पे वो ज्वाइन नहीं भी करेंगे, लेकिन गैर एलानिया, गैर ऑफिशियली, गैर सरकारी वो इस अलायंस का हिस्सा रहेंगे भी। यही देखा हमने जो अपोजिशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई अभी कल और परसों, कि उसमें मौलाना खुद तो शामिल नहीं हुए, लेकिन JUI के वफ्द को मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा ने रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं मौलाना के JUI के PTI के साथ, जिसका वो जिक्र भी कर रहे हैं कि जी इतने दिन गुजर गए, PTI ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। फिर लेट्स कीप इट इन माइंड के इस वक्त जितनी भी अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं, दे आर ऑल पोल्स अपार्ट। उनमें ना तो का आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है बुनियादी, ना तो कोई फेमिलियर और कोई सिमिलर आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है, ना कोई सिमिलर एंड फेमिलियर पॉलिटिकल ग्राउंड है, ना ही किसी और। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह डिवाइडेड है। अब इनका इकट्ठा होना, और मौलाना को और JUI को मालूम है कि इस वक्त वो PTI की मजबूरी है, PTI मौलाना की मजबूरी नहीं है। मौलाना का पॉलिटिकल वेटेज अपना भी, जाती भी और जमाती भी इतना है कि वो हुकूमत को परेशानी में डाल सके, और ये हमने देखा। तो मेरा इस वक्त तक का तज्जिया ये है कि मौलाना एंड JUI इस अलायंस के साथ रहेंगे भी और नहीं भी। इसी तरह से जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है, शायद हाकान अब्बासी की एंड मिफ्ता इस्माइल की, उन्हें इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्राउंड की ज़रूरत है। सो उनके लिए ये मजबूरी हो सकती है कि वो PTI के साथ साथ रहें, कि PTI की इस वक्त एक ग्राउंड तो कम से कम बिल्ड है हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की, और शाहिद खाकान अब्बासी की बिल्कुल नौमौलूद पार्टी है मिफ्ता इस्माइल की, तो उनको इससे लेवल अप करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत हो सकती है। इस तरह से PTI के लिए भी बेनिफिशियल है कि एक साबिक वज़ीर आज़म
उनकी तहरीक में शामिल हो जाए। इससे पहले जो किसी भी तहरीक में पाकिस्तान में 2 साबिक वज़ीर आज़म इकट्ठे हुए तो हमें वो नजर आई थी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। उसके बाद ये पहली ऐसी तहरीक होगी या उसके बाद दूसरी ऐसी मुमकिना तहरीक हो सकती है कि जहां पे 2 साबिक वज़ीर आज़म हमें इकट्ठे नजर आ सकते हैं। नॉनदलेस अगर तमाम ऑपोजिशन एक पेज पे आ जाती है तो हुकूमत के लिए मॉरल एंड पॉलिटिकल बड़ा टफ टाइम हो सकता है, क्योंकि मैंडेट तो पहले ही क्वेश्चनेबल है ऑपोजिशन की तरफ से इस हुकूमत का। तो अगर तमाम ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, गैंग अप कर लेती है अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पे रमज़ान और ईद के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है फवाद अहमद साहब, तो रमज़ान और ईद के बाद आपको पता है कि बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, IMF की नजरें होंगी बड़ी कड़ी पाकिस्तान के हालात पे। तो ऐसे में अगर ऑपोजिशन सड़कों पे आ जाती है, सारी की सारी ऑपोजिशन, या अगर मौलाना माइनस मौलाना भी अगर सड़कों पे आ जाते हैं, सिंध से लेके पंजाब से लेके KP से लेके बलोचिस्तान से लेके विफाक तक, इस्लामाबाद तक, तो दिस वुड बी अ बैड ऑप्टिक कि आपका बजट आने वाला होगा, IMF की नजरें होंगी। पाकिस्तान में पहले ही परसेप्शन पाई जाती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी के हालात आपके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज ही एक और दहशतगर्दी का हमला, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह महफूज रखे, रमज़ान अच्छा गुजरे, पुरअमन गुजरे, ईद पुरअमन गुजरे, लेकिन इतनी वोलेटाइल, इतनी फ्रेजाइल सिक्योरिटी सिचुएशन में, पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर एक एडिशनल एंड एडेड अपॉन हुकूमत का सरदर्द स्टार्ट हो जाता है कि जो अपोजिशन एहतजाज पे शुरू हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत गिरे या ना गिरे, लेकिन टफ टाइम उसके लिए आगाज हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है।